स्टॉक मार्केट पिछले 3 साल में वो काफ़ी बढ़त पे आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट कितने लोग करते हैं? जिसकी 10,000 रुपये की मंथली आमदनी है, उसका तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो कहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? अच्छा, गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल है, तो हमारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है, बाकी भी डॉलर कम करने के लिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। देश में सब तरह के लोग हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, फिर गरीब हैं, और गरीब में भी कुछ अति गरीब हैं, कुछ गरीब हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से देखेंगे तो वो तो सिर्फ जो अपर क्लास है उसकी बात करते हैं ना। अगर 1 या 10 लोगों को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया तो ये तो नहीं कि सबको मिल गया। हमें ये देखना है कि आम जनता कौन है। आम आदमी गरीब है, क्योंकि और किसी देश में ये नहीं दिखा, सिर्फ भारत में ही दिखा ये, और ब्राज़ील में नहीं दिखा, चीन में नहीं दिखा, और कहीं नहीं दिखा। उसके पीछे वजह ये है कि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है। तो हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है वो आंकड़ों में तो बहुत कम दिखती है। उसके पीछे वजह ये है कि बेरोज़गारी भी 4 तरह की होती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें हमने दिखाया कि देश में 28 करोड़ हैं जिनके पास काम नहीं है या ढंग का काम नहीं है, और सिर्फ 32 करोड़ हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है कि आज रोज़गार पैदा बहुत कम हो रहा है, खासकर जो यूथ है और महिलाएं हैं, उसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है उसका असर बहुत पड़ रहा है हमारे अर्थव्यवस्था पे। तो इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी समस्या देश की आज है वो बेरोज़गारी है। उसी की वजह से गरीबी है, उसी की वजह से हताशा निराशा है, और सरकारी आंकड़े वो दिखाते नहीं हैं इसको। सरकार की नीतियां हैं कि वो सारा संघर्ष क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, न कि असंगठित क्षेत्र को। हमारी सरकार की नीतियां ही गलत हैं, जिसकी वजह से हमारा असंगठित क्षेत्र इतनी परेशानी में है, और गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है। हालांकि सरकार तो प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने तो गरीबी कम कर दी है, बिल्कुल, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही है, लेकिन क्योंकि ये गिरावट है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सबसे पहला धक्का लगा डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, फिर दूसरा अगले साल लगा जीएसटी का। तो मेरा ये मानना है कि ये करप्शन ऑन अ ग्रैंड स्केल है। पहले रुपया गिरता था, खबर बनती थी कि गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अब तो डॉलर जब मजबूत हो रहा है वो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है भारत के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही बताया जाता है। सरकार का जो स्टेप होता है उसे मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाता है। फिर आप इसके बाद अपना बटवा देखते हैं, अपनी हालत देखते हैं, अपनी स्थिति देखते हैं, तो आप एक बार सोचते हैं कि जो बताया जा रहा है और जो मैं फेस कर रहा हूं उसमें इतना अंतर क्यों है? पर इसका जवाब आपको नहीं मिलता, क्योंकि हकीकत कहीं गायब होती जा रही है, सच्चाई कहीं छुपाई जा रही है। आज अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी कैसी है इस वक्त, इसको समझाने के लिए आप लोगों ने हमें मेल किया कि प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिक्स से हमारी बात कराएं। तो देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं और हमने उनसे वक्त मांगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। सर, हमारे दर्शक एक आम भारतीय हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमी कैसी है, तो उनको समझा पाएंगे कि सर क्या हालत है इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि देश में सब तरह के लोग हैं। कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ मध्य वर्ग के हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास जो कहते हैं, फिर गरीब हैं, और गरीब में भी कुछ अति गरीब हैं, कुछ गरीब हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से देखेंगे तो वो तो सिर्फ जो अपर क्लास है उसकी बात करते हैं ना। उसमें क्योंकि हमारा संघर्ष क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है इस समय, उसमें ग्रोथ हो रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ा है, उससे उनकी वेल्थ बढ़ गई है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, वो बड़ी बड़ी कारें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े टेलीविज़न खरीद रहे हैं, विदेश जा रहे हैं छुट्टी करने, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। तो ये सारी बातें, तो उससे लगता है कि तो चमक दमक है। हमारा मीडिया भी अगर आप देखें तो वो बोलेंगे कि जी किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, पर अगर 1 या 10 लोगों को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया तो ये तो नहीं कि सबको मिल गया, वो तो 0.0001% भी लोग नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि आम जनता कौन है। आम आदमी गरीब है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ संघर्ष क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है।
जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत कम आमदनी पे काम करता है और उसकी बात मीडिया में आती नहीं है। तो अभी जैसे ई श्रम पोर्टल है जो सरकार ने बनाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी सरकार को कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान पलायन किया, लाखों करोड़ों लोग गर्मी में बच्चों को गोदी में लिए, सामान ढोए हुए पैदल चलने को तैयार थे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। तो ये सबको चुभा, क्योंकि और किसी देश में ये नहीं दिखा, सिर्फ भारत में ही दिखा ये, और ब्राज़ील में नहीं दिखा, चीन में नहीं दिखा, और कहीं नहीं दिखा। तो इसलिए उन्होंने ई श्रम पोर्टल सेटअप किया, उसमें 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया और उसमें से 90% जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं। तो वो ना बड़ी कार खरीद रहे हैं, ना बड़ा टेलीविज़न खरीद रहे हैं, ना वो विदेश छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। और उसके पीछे वजह ये है कि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है। जब बेरोज़गारी होती है तो मतलब परिवार में कोई कमा रहा है और बाकी लोग बेरोज़गार हैं, तो एक ही के उस पर सारा आमदनी पे चलता है। जबकि अगर 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो सब उन्नति होती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। तो हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है वो आंकड़ों में तो बहुत कम दिखती है। उसके पीछे वजह ये है कि बेरोज़गारी भी 4 तरह की होती है। एक तो वो जो काम ढूंढ रहा है जिसको काम नहीं मिल रहा, दूसरा वो जो बाज़ार में खड़ा है काम के लिए 10 घंटे 12 घंटे, जैसे रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, सिर पे बोझा लादने वाला है, और उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। ये अंडर एम्प्लॉयड की संख्या बहुत है। और फिर तीसरा वो है जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, यानी कि दुकान पे परिवार के 2-3 सदस्य बैठे हैं लेकिन काम तो सिर्फ एक का ही है, या खेत है, खेत पे परिवार के 2-3 सदस्य बैठे हैं लेकिन काम सिर्फ एक का ही है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि वो खेत पे हैं या दुकान पे तो हम कहते हैं वो तो रोज़गार है उनके पास, पर असल में उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ और काम मिल नहीं रहा, तो इसलिए वो बैठे हुए हैं। और चौथी कैटेगरी वो है जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, और उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा जिसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो वो हमारे यहाँ बहुत कम है। बाकी जो और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जैसे कि चीन है, ब्राज़ील है, अमेरिका है, वहाँ 65 से 70% लोग लेबर फोर्स में हैं। हमारे यहाँ उससे काफ़ी कम, 10 या 15% कम है। अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो 10%, अगर ILO के आंकड़े जो CMIE इस्तेमाल करता है उसके हिसाब से 15% लोग कम हैं। तो यानी कि ये जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, जैसे महिलाएं हैं वो घर में काम कर रही है या और कोई काम कर रहा है ना, लेकिन वो उनके पास कोई उससे आमदनी नहीं आती है, तो उसको ILO की डेफिनेशन में मान लिया जाता है कि वो लेबर फोर्स से बाहर चले गए हैं। तो यानी कि उनकी आमदनी कम है, तो परिवार में फिर जब किसी और को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी अक्टूबर 2022 में, जो पेश की थी। उसमें हमने दिखाया कि देश में 28 करोड़ हैं जिनके पास काम नहीं है या ढंग का काम नहीं है, और सिर्फ 32 करोड़ हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है। तो 32 करोड़ को जब 145 करोड़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको 4.4 को सपोर्ट करना है। अगर ये 28 करोड़ के पास भी काम होता तो एक व्यक्ति को 2.2 व्यक्तियों को सपोर्ट करना पड़ता, तो खुशहाली अपने आप बढ़ जाती। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है कि आज रोज़गार पैदा बहुत कम हो रहा है, खासकर जो यूथ है और महिलाएं हैं उसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है उसका असर बहुत पड़ रहा है हमारे अर्थव्यवस्था पे, कि यूथ हताश है, वो निराश है, क्योंकि वो कोशिश करता है कुछ काम ढूंढने की, मोबाइल पे लगा रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। परिवार कहता है कि हमने तो आपके ऊपर इतना खर्चा किया, कोचिंग के भेजा, ये किया, आप तो निकम्मे हो। तो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में भी जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, बहुत डिप्रेशन है। और महिलाएं हैं उनके ऊपर घर का भार पड़ जाता है कि उनकी आमदनी कम है, तो उनको बाहर का भी देखना, घर का भी देखना। तो इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी समस्या देश की आज है वो बेरोज़गारी है, उसी की वजह से गरीबी है, उसी की वजह से हताशा निराशा है। और सरकारी आंकड़े वो दिखाते नहीं हैं इसको, क्योंकि वो तो कहते हैं जी रोज़गार हम दिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि बेरोज़गारी वो जो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह से है। तो उसकी समस्या और उसकी वजह क्या है? सरकार की नीतियां हैं कि वो सारा संगठित क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, न कि असंगठित क्षेत्र को। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम कर रहे हैं। अगर नौकरियां बढ़ानी है, काम बढ़ाने हैं, तो उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो संगठित क्षेत्र है वो बहुत ही मैकेनाइज्ड है, ऑटोमेटेड है,
वहाँ पे काम नहीं ये पैदा होता है, वहाँ तो बल्कि और ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल से काम और कम हो रहा है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो आज से 30 साल पहले सारे काम के लिए बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, पैसे निकालने हैं, चेकबुक लेनी है वगैरह वगैरह। आज सारा काम मोबाइल पे हो जाता है, तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और उनका स्टाफ आधा हो गया। उसी तरह और क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी ऑटोमेशन चल रहा है। तो जैसे स्टील इंडस्ट्री है, अगर टाटाज आपको ले लें तो 1990 में 2 मिलियन टन स्टील बनाते थे और 88,000 लोगों को एम्प्लॉय करते थे। आज वो 15 मिलियन टन जो बनाएंगे और 30,000 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो उत्पादन हो गया 7 गुना, लेकिन जो वर्कर्स हो गए 1/3। तो इस तरह से मेरा मानना है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे रोज़गार पैदा नहीं होगा, और जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उतना कमज़ोर पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखें ट्रेड सेक्टर में है ना, व्यापार में, तो उसमें अब लोग ई कॉमर्स में ऑर्डर कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में 20-30% का बढ़त हो रहा है। तो जो अपने हमारे बगल के जो दुकान है वहाँ पे हम कम जा रहे हैं, क्योंकि वो हम सीधे सीधे वहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं, ब्लिंकिट को कर ले। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही ऑटोमेटेड हैं, मैकेनाइज्ड हैं, यहाँ पे रोज़गार इतना पैदा नहीं होगा। जबकि जो हमारे बगल के स्टोर वगैरह हैं वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होता था, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह और भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे यही खबर आ रही है कि संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है और संघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है। तो इसके चलते हुए जो सरकार का सारा मूव है, सारा पॉलिसी है कि हम संघर्ष क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, असंगठित क्षेत्र को हम संगठित कर देंगे। तो ये असंगठित क्षेत्र संगठित नहीं हो सकता, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है हमारा वो क्या है, कृषि और हमारा जो इंडस्ट्री और सर्विसेज, हर क्षेत्र में एक असंगठित क्षेत्र है। आप 5 स्टार होटल जाएंगे वो संगठित है, और आप जो ढाबे में जाएंगे वो असंगठित है। आप टैक्सी वगैरह जो है कोई कंपनी की लेंगे तो संगठित है, और जो आप अगर रिक्शा लेंगे तो वो असंगठित है। तो हर सेक्टर में संगठित असंगठित दोनों है ना। तो हो क्या रहा है कि डिमांड शिफ्ट कर रही है असंगठित से संगठित में, क्योंकि सरकार संगठित को प्रमोट कर रही है। जीएसटी का भी यही काम है। तो जितना आप संगठित को प्रमोट करेंगे तो ये जो गिरावट पे होगा। तो ये जो रिक्शे वाला है या जो छोटा किसान है, हमारे यहाँ करीब 46% लोग किसानी में काम करते हैं, और उसमें जो किसानी में है उसमें 85% छोटे किसान हैं जो 5 एकड़ से कम की ज़मीन जोतते हैं। तो उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ वाले किसान हैं। अब उनको आप क्या संगठित कर सकते हैं, है ना। वो तो बेचारे वैसे ही पिसे हुए, वो संगठित क्या होंगे। उसी तरह हमारा जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज में 6000 बड़ी इकाइयाँ हैं, 6 लाख छोटी और मझौली इकाइयाँ हैं, और 6.5 करोड़ माइक्रो है। तो इसको माइक्रो जो है वो हमारे एमएसएमई सेक्टर का 99% है, और उसमें रोज़गार 97.5% है। तो उसमें एवरेज में 1.7 व्यक्ति काम करता है। तो जहाँ पे 1.7 व्यक्ति काम कर रहा है माइक्रो यूनिट में, उसको आप संगठित कैसे कर सकते हैं। वो तो बैंकिंग नहीं कर सकता, वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसके पास वो है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकता। तो ये जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे रोज़गार है, कृषि है, माइक्रो सेक्टर है ना, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, पर ऑर्गेनाइज नहीं होगा वो। तो नीति ही गलत है कि हम उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बना देंगे, उसको हम फॉर्मल सेक्टर बना देंगे। आप उसको जो किसान छोटा आधा 1 एकड़ 2 एकड़ का, वो फिर अपना ज़मीन बेच के वर्कर बन जाएगा, यही होगा, है ना। उसी तरह माइक्रो सेक्टर बंद होगा तो लोग मतलब भीड़ की तरह से जो कुछ अपना करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि आइडिया कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, वही एक गलत धारणा है। हमको तो असंगठित को प्रमोट करना है, क्योंकि वहीं तो रोज़गार है। संगठित में तो आपका रोज़गार बढ़ेगा नहीं। हमारे जो संगठित क्षेत्र है उसमें 1990 में भी 6% लोग काम करते थे, आज भी 6% लोग काम करते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ का हो चुका है इतने बीच में, तो वहाँ से नहीं डेवलपमेंट होगा। तो हमारी सरकार की नीतियाँ ही गलत हैं, जिसकी वजह से हमारा असंगठित क्षेत्र इतनी परेशानी में है, और गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है। हालांकि सरकार तो प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने तो गरीबी कम कर दी है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही है। तो मतलब कि सर ये जो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 3.8 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन का हम लोग पा लेंगे। तो ऐसे में सर आपका हमने पढ़ा था कि जीडीपी पे भी 48% का फेक है, तो वो क्या मामला है, उसको ज़रा सा समझिए। तो ऐसा है कि हमारा जो जीडीपी आता है कि राष्ट्रीय आय कितनी है ना, वो मतलब हम हर क्वार्टर में देते हैं, है ना, हर तिमाही में आती है। पर तिमाही में हमारा डेटा नहीं आता है, खासकर असंगठित क्षेत्र का डेटा। तो मतलब हमारा कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है वो तो चलिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ समझ में आता है कि कुछ आ जाता है,
लेकिन जो माइक्रो सेक्टर है, जो बाकी और सेक्टर हैं, उनका तो डेटा आता नहीं। यहाँ तक कि पूरा संग्रहित क्षेत्र का भी डेटा नहीं आता। तो हमने मतलब एक मेथड, एक तरीका है जिससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें ये मान लेते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र की तरह चल रहा है। मतलब जैसे संगठित क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो हम गिरते हुए सेक्टर को बढ़ता हुआ सेक्टर दिखा देते हैं। तो हमारा जो कृषि है उसका उत्पादन करीब समझिए 15% है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम कहते हैं वो करीब 30% है। ये 30% गिरावट पे है क्योंकि उसकी डिमांड शिफ्ट कर रही है संगठित क्षेत्र में, है ना। तो अगर ये सेक्टर, जैसे सरकार कहती है 6.5-7% की ग्रोथ, तो अगर ये सेक्टर 6.5-7% बढ़ता होता तो बहुत रोजगार पैदा होता। लेकिन क्योंकि ये गिरावट है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो गिरता हुआ सेक्टर उसको जब आप बढ़ते हुए सेक्टर से कर लेंगे तो फिर मतलब आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एडजस्ट करें, मेरे हिसाब से ये सेक्टर 5% से 9% के बीच में गिरावट पे है। जो हम 6.5% बढ़त दिखा रहे हैं वो एक्चुअली कम से कम 5% गिरावट पे है। तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र का जो डेटा है उसको हम जानबूझ के 11-12% इन्फ्लेट कर दे रहे हैं, है ना। तो वो अगर आप निकाल दें तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी $3.8 ट्रिलियन की जगह $2.5 ट्रिलियन ही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? एक और भी वजह है, सरकार की गलत नीतियाँ एक तो हैं कि वो संगठित क्षेत्र को प्रमोट कर रही है और संगठित क्षेत्र को गिरावट पे है। लेकिन जीएसटी ने बड़ा धक्का दिया। जीएसटी में इनपुट क्रेडिट मिलता है संगठित क्षेत्र को क्योंकि असंगठित क्षेत्र उससे बाहर है। तो संगठित क्षेत्र के दाम थोड़े कम हो गए, असंगठित क्षेत्र के वहीं रहे, तो डिमांड इधर शिफ्ट कर गई। फिर दूसरा बड़ा धक्का था जो पहले लगा, वो नोटबंदी का। तो नोटबंदी में क्या हुआ, असंगठित क्षेत्र तो कैश में काम करता है, उनके पास कैश नहीं था तो एकदम से बंद हो गया सारा का सारा। और संगठित क्षेत्र फिर भी बैंकिंग वगैरह करता है, उसको इतना आसान नहीं हुआ। तो संगठित क्षेत्र बढ़ गया लेकिन असंगठित क्षेत्र गिरावट पे आ गया। तो सबसे पहला धक्का लगा डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। फिर दूसरा अगले साल लगा जीएसटी का। तीसरे साल लगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के क्राइसिस, जो आईएलएफएस वगैरह थे, क्योंकि उससे कंज्यूमर लोन मिलता है, उससे जो छोटी इकाइयों को जो लोन वगैरह मिलता है, तो उसका धक्का लगा। और चौथा बड़ा धक्का लगा 2020 में। तो ये चारों धक्के ने असंगठित क्षेत्र को गिराया, संगठित क्षेत्र पे कम असर रहा। तो इसलिए जो रेशियो दोनों के बीच का था वो गड़बड़ा गया। और उसी रेशियो से, उसी अनुपात से हम जो अपना डेटा आगे बढ़ाते हैं। तो उस अनुपात जो बदल गया, तो बदले हुए अनुपात को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो 4 बड़े धक्के लगे। 4 बार ये जो आपका तरीका था जीडीपी मेजर करने का, उसको रिवाइज करने की जरूरत थी क्योंकि चारों धक्के अलग अलग तरीके थे। नोटबंदी का धक्का अलग था, जीएसटी का धक्का अलग था, एनबीएफसी का अलग था। कोई ऐसा नहीं कि वो एक ही तरह का धक्का था। तो 4 अलग अलग रिवीजन, लेकिन कोई भी रिवीजन नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का वही गलत है, जिसमें कि हम ये मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, जो कि हो सकता है नोटबंदी के पहले ठीक रहा हो, पर नोटबंदी के बाद तो कतई ठीक नहीं है। नोटबंदी के पहले भी मेरा मानना है उसमें कमज़ोरी थी, पर नोटबंदी के बाद तो उसमें ज़बरदस्त कमज़ोरी आ गई। क्योंकि एक धक्का जब अर्थव्यवस्था को लगता है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम पिछला डेटा उसमें अप्लाई कर देंगे। सर, एक चीज़ ये भी समझा दी, अगर ऐसी हालत है, उस पर हमने देखा है कि देश में पिछले 10-11 साल में चुनाव से पहले 10,000 रुपये, 2100 रुपये, 2200 रुपये डाल दिए जाते हैं खाते में। तो इसका कितना असर पड़ता है सर हमारी अर्थव्यवस्था? देखिए, 2 चीज़ें हैं, है ना। एक तो ये है कि अब मतलब हम 80 साल पहले करीब आज़ाद हुए, है ना जी। लोगों को हमने ये दिलासा दिया कि जब हमारा डेवलपमेंट होगा तो नीचे वाले भी ऊपर आ जाएंगे, है ना, जिसको बॉटम अप मतलब टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं ना, कि बॉटम अप अप्रोच, है ना। तो टॉप डाउन में ऊपर ऊपर तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन नीचे वो रिस्क नहीं गया। तो ट्रिकल डाउन जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो पाया। तो आज जनता विश्वास नहीं कर रही पॉलिसीज़ में। सरकार कोई आती है या पार्टी आती है, वो कहती है हम 10 साल में ये कर देंगे, 15 साल में ये कर देंगे, उस पर कोई विश्वास नहीं है आम जनता का। वो कह रहे आज मुझे क्या दे रहे हो। तो आज हाथ में देना बहुत ज़रूरी। इसीलिए सारी पार्टीज़ अगर आप देखें पिछले सालों में ये बढ़ता चला गया है ट्रेंड कि कोई जो अम्मा कैंटीन खोल रहा है, तो कोई साइकिल दे रहा है, तो कोई लैपटॉप दे रहा है ना, कोई कुछ ना कुछ दे रहा है लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आम जनता हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा।
हम लोगों ने भी जब जैसे 2019 के पहले कुछ पार्टियों ने कहा था मैनिफेस्टो वगैरह बनाने के लिए, प्रोग्राम वगैरह देने के लिए, तो हमने अलग लिखा कि भाई इस तरह से लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट होगा, इस तरह से बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी। तो अंत में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज क्या दे सकते हैं हम, जनता तो ये देख रही है, वो आप ये सब बना देंगे उसको कोई नहीं देखेगा, अब वो तो यही देखेगा कि आज क्या। तो 10,000 रुपये दे दिया तो बड़ी बात। तो खासकर अगर आप पिछले एक चुनाव में देखें तो मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, है ना, इस तरह से करके आपने वो सब अपना कर लिया कि जो विनिंग। तो मेरा ये मानना है कि ये करप्शन ऑन अ ग्रैंड स्केल है, मतलब ये ब्राइब दिया जा रहा है ऑन अ ग्रैंड स्केल, और जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि जनता इतनी हताश है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म की बातों में विश्वास नहीं कर रही है। अब अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा आप कह रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में होता है। अभी तो ज़रूर थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगी। और जैसे कि अब परेशानी में आ गई, हिमाचल सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस नहीं दे पा रही थी, सैलरी नहीं दे पा रही थी, डिले कर दिया। उसी तरह महाराष्ट्र में जो प्रॉमिस किया गया अब वो छटनी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो बजट में अलाउ नहीं हो रहा है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और बिहार में तो और भी बुरी हालत होगी क्योंकि उनकी वैसी हालत ख़राब थी, उनके बजट में ऑलरेडी काफ़ी डेफिसिट था, उनकी तो हालत और ख़राब हो जाएगी अगर जो इस तरह से देते रहेंगे। तो हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए जिसमें कि रोज़गार जनरेट हो। ये जो पैसा खर्च होगा ये कहाँ खर्च होगा, ये आपके मॉल में खर्च होगा, बाकी चीज़ों में खर्च होगा। तो इससे कोई ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये लेके कोई बड़ा रोज़गार खड़ा कर लेगा, उसके लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये बात ठीक है, कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए नया बिजनेस खड़ा करना 10,000 रुपये में वो बहुत ही कठिन होगा। तो घर के खर्चे में लगा देंगे, बाकी चीज़ों में लगा देंगे, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी उस समय के लिए, पर फिर वो स्थिति वहीं रहेगी। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जिससे आप रोज़गार पैदा कर सकते हैं वो जो सफ़र करेगा तो लॉन्ग टर्म में स्थिति और बिगड़ जाएगी। और सरकार को जो पब्लिक सर्विसेज देनी चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, वहाँ पे जब आपका डेफिसिट बढ़ेगा तो उसी में कटौती हो जाएगी। तो जो आपने 10,000 यहाँ पे दिया वो वहाँ से कटौती हो जाएगी, तो जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो हम कर रहे हैं ये इलेक्शन के लिए ठीक है, पावर के लिए ठीक है, लेकिन इसका असर लॉन्ग टर्म में हमारे देश पे बहुत ही बड़ा पड़ेगा। सर एक बात ये भी समझा दीजिए, पहले रुपया गिरता था, खबर बनती थी कि गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, अब तो डॉलर जब मजबूत हो रहा है वो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है भारत के लिए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा कि वो अच्छा हो रहा है कि मजबूत हो रहा है। असल में ये जो गिरावट है रुपए में उसके पीछे कई कारण हैं ना, खासकर जो ट्रम्प साहब आए हैं उन्होंने ये किया है, उससे एक अनिश्चितता का काल बहुत बन गया है। दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी है और आप देखें तो यहाँ पे बहुत अमेरिका में बहुत हाई स्टॉक मार्केट चला गया है, तो यहाँ से पैसा निकल के वहाँ जा रहा है। तो एक तरफ हमारी हालत ख़राब है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट गिरने के उस पे हैं, हमारा FDI जो है वो बीच में नेगेटिव हो गया था या बहुत कम हो गया था नेट में, तो जो पैसा बाहर से आ रहा था वो कम हो गया, ट्रेड में डेफिसिट हो गया, फिर अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि पता नहीं रुपया और कितना गिरेगा। तो ये सब कुल मिला के हमारी कमज़ोरी बन गए हैं। तो हालांकि सरकार कह रही है कि 8.2% की ग्रोथ हुई है जो बहुत अच्छी है, पर मेरा मानना है जितना तेज़ रफ्तार दिखेगी उतना एक्चुअली असंघर्ष क्षेत्र और गिरेगा। तो इसलिए 8.2 की जगह मेरा मानना है कि अभी 2.5-3% की ग्रोथ है। और ये मतलब इंडस्ट्री वाले भी मानते हैं काफ़ी लोग कि डिमांड नहीं है। अगर 8.2% की ग्रोथ हो रही है तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए। तो अगर डिमांड कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि 8.2% की ग्रोथ नहीं है। और मास डिमांड कहाँ से आएगी? वो असंगठित क्षेत्र से आएगी, गरीबों से आएगी। अगर आप आज 100 रुपये एक अमीर के हाथ में दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपये खर्च कर देगा, तो जितना उसको खर्च करना है तो कर ही रहा है। लेकिन गरीब के हाथ में अगर आप 100 रुपये देंगे तो अपने लिए कोई चप्पल खरीद लेगा, अपनी पत्नी के लिए कुछ ब्लाउज बना देगा, अपने बच्चे के लिए कुछ स्कूल बैग ले लेगा, किचन के लिए कटोरी, पूरा 100 खर्च कर देगा। तो अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो गैर बराबरी जिस तरह से बढ़ रही है सरकार की गलत नीतियों की वजह से होते होते, तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के हाथ में कम आमदनी आ रही है। और वहीं जो 94% लोग हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो मास डिमांड कम हो जाएगी। और ये जो ऊपर का 6% है जो संघर्ष क्षेत्र में काम कर रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास और रिच सेक्शन है ना, वहाँ से डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी। तो और वो बड़ी अनस्टेबल होगी। वो अगर आपने GST में कट कर दिया, कुछ कारें बिक जाएंगी, कुछ TV वगैरह बिक जाएंगे, होगा, लेकिन वो एक बार होगा फिर दोबारा नहीं होगा। तो उससे आपका डिमांड जो कंटिन्यूस नहीं बढ़ने वाला है।
जबकि डिमांड कंटिन्यूस बढ़ेगा जब असंगठित क्षेत्र के आमदनी होगी, उनके नौकरी होगी, तब वो जाके आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि गलत नीतियाँ जो चल रही हैं उसका भी एक कारण है कि हमारा रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है। सर आखिरी दो सवाल बहुत ज़रूरी हैं। एक तो लोग आम जनता को ये लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर उठ रही तो अर्थव्यवस्था सही है, एक इसकी सच्चाई। दूसरा, पिछले कुछ टाइम सिल्वर और गोल्ड की बहुत बातें हुई हैं, अभी भी कह रहे हैं कि चांदी बहुत ऊपर जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है और ये क्या इकोनॉमिक पे असर डालता है? तो देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक्टिवली जो ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो तो 1,500 के करीब होती हैं, है ना। वो जो 6,000 हमारी जो बड़ी इकाइयाँ वो भी नहीं पूरी तरह से एक है ना, और जो स्मॉल और मिडिल सेक्टर जिसमें 6 लाख हैं वो तो है ही नहीं, और माइक्रो सेक्टर जो 6.5 करोड़ है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब 7 करोड़ जो हमारी इकाइयाँ प्रोडक्शन में हैं उसमें से 1,500 का ये रिप्रेजेंटेट करता है ना। और क्योंकि संघर्ष क्षेत्र बढ़त पे है, असंगठित क्षेत्र, तो इसलिए वहाँ पे स्टॉक मार्केट में बढ़त है। फिर दूसरा, लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया है, तो इसलिए वो भी पैसा वहाँ चला जाता है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट पिछले 3 साल में वो काफ़ी बढ़त पे आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज नहीं है वगैरह। तो ये सिर्फ ये 1,500 इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है, ये गिरते हुए असंगठित क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो स्मॉल स्केल सेक्टर की परेशानियाँ उसको नहीं रिप्रेजेंट करता है ना। और इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट कितने लोग करते हैं? ज़्यादा 8-9 करोड़ के डीमैट अकाउंट हैं, है ना। तो 8-9 करोड़ तो 150 करोड़ में से आप देख लीजिए वो तो 2.5-3% हैं। ये 2.5-3% कौन है? जो रिच हैं, जो मिडिल क्लास के हैं। जो असंगठित क्षेत्र का है, जिसकी 10,000 रुपये की मंथली आमदनी है, उसका तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो कहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? तो ये जैसे मैंने कहा ना कि हमारे देश में स्प्लिट है संगठित और असंगठित का, तो ये स्प्लिट भी स्टॉक मार्केट में दिख रहा है कि संगठित क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाता है तो वेल्थ बढ़ जाती है ना। तो उनकी वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 90% की वेल्थ बढ़ रही है। हमारे देश में जो सेविंग करने वाले, बचत करने वाले, वो भी कुछ 9-10 करोड़ लोग ही हैं, जो मतलब कुछ तो अमीर हैं, अपर मिडिल क्लास में तो काफ़ी करते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास भी थोड़ी बहुत बचत करता है। अब उसको भी लुभा लिया है कि भाई यहाँ तो पैसा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, वो भी आज उसमें आ गया है। तो इस तरह से लोअर मिडिल क्लास तक तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ है, पर लेकिन असली कंट्रोल तो हमारे टॉप 1% के पास है, उन्हीं को सब ज़्यादा उसमें हो रहा है, इसीलिए बिलियनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो टॉप 1% भी अगर आप देखें तो टॉप 1% भी अगर हम मानते हैं कि 150 करोड़ है तो 1.5 करोड़ लोग हो गए। अगर हम 3% भी मानते हैं कि जो मतलब अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास है जो कर रहा है, तो 3% भारत का मतलब हो गया कि 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ तो एक अमीर देश यूरोप का हो गया ना। मतलब यूरोप के ज़्यादातर देश है ना कितने 2 करोड़, 3 करोड़, 4-5 है ना। तो एक तरह से कहा जाए तो एक फ्रांस जैसी कंट्री हमारे देश में है, तो 150 करोड़ के बीच में एक यूरोप का देश है, उसकी चमक दमक दिखती है, वही स्टॉक मार्केट में है ना। आम आदमी नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो ये कहना कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा नहीं, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र और अमीर लोगों के लिए है। और जो गोल्ड की बात आपने कही, तो गोल्ड की बात यह है कि जितनी अनिश्चितता होती है तो लोग फिर गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो उस पर स्पेकुलेशन हो रहा है। अच्छा, गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल है। इस समय क्या हुआ है कि लोगों को खतरा लग रहा है कि अमेरिका पता नहीं कब सैंक्शन लगा दे, तो हमारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है, बाकी भी डॉलर कम करने के लिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और फिर क्योंकि अनिश्चितता है, डॉलर गिरावट पे आ गया था। तो डॉलर एक सेफ करेंसी माना जाता था, लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उससे डॉलर भी गिरावट पे आ गया था। तो डॉलर के गिरावट से ये हुआ कि अच्छा फिर गोल्ड ही सेफ है, तो दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, गोल्ड प्राइसेस दुनिया में बढ़ गए, और हम तो उत्पादन गोल्ड का करते नहीं, जितना गोल्ड होता है वो तो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है, तो इसलिए हमारा गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया। तो ये दिखा रहा है दुनिया में अनिश्चितता, जो डॉलर की जो सेंट्रल पोजीशन थी वो कमज़ोर होना, सेंट्रल बैंक्स जो अपना गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं वो, और फिर अनिश्चितता में लोग गोल्ड में जा रहे हैं। सर बस चलते चलते आखिरी सवाल, 2016 की बात करते, नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नोटबंदी का क्या असर जो अभी हम दिख रहा है उसी का असर चल रहा है? देखिए, नोटबंदी जो किया गया था वो एक गलत धारणा पे किया गया था। वो धारणा थी कि ब्लैक का मतलब कैश, कि जितना भी ब्लैक होता है वो कैश में होता है, तो कैश को हम निकाल देंगे तो ब्लैक खत्म हो जाएगा।
लेकिन ब्लैक इकोनॉमी के लिए कैश अपने आप में अहम नहीं है, वो तरह तरह से जो सर्कुलेट करता है ना। तो जो कैश होता है वो एक आपका एसेट होता है। तो आपके एसेट तो तरह तरह से आप रखते हैं, आप बैंक में रखते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, आप विदेश ले जाते हैं, आप ज़मीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, ये सब है ना। तो इसको पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो एसेट्स जो होता है उसमें कैश 1% होता है। तो उसी तरह जो काली अर्थव्यवस्था है उसके भी पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स है, तो वहाँ पे भी कैश सिर्फ 1% है। तो अगर आप कैश निकाल भी दें इत्तेफाक से तो वो कैश 1 साल के अंदर रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि काली अर्थव्यवस्था तो रुकेगी नहीं उससे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो 1% जो है वो भी नहीं निकला, वो भी सारा वापस आ गया। तो जो आरबीआई का डेटा है वो दिखा रहा है कि 99.3% तो पैसा वापस आ गया था, जो पहले हुआ था 2000 और 500 रुपये के नोट में, वो वापस आ गया। अच्छा, बाकी जो 0.6% जो नहीं आया वो भी हमें पता है कहाँ था, वो भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, दुबई में, और जो वृद्ध लोग हैं जो भूल गए। तो मेरा मानना है कि पूरा का पूरा जब पैसा वो वापस आ गया, क्योंकि लोगों ने जो जिनके पास ब्लैक था वो बैंकर्स को पैसा दे के उन्होंने उसका नए नोटों में कन्वर्ट कर लिया, तो उससे और ब्लैक इनकम जनरेशन हो गया। तो जो कहा गया था कि इससे ब्लैक इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं हुई और तेज़ हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिर्फ कैश से थोड़ी ना होता है, वो तो आपका जो गन रनिंग से, आपका जो डॉलर से, हवाला से, है ना, तरह तरह से होता है। वो तो रुकने वाला नहीं था, तो इससे उस पर कोई असर नहीं। फिर काउंटरफीट करेंसी की काउंटरफीट करेंसी ख़त्म हो जाएगी, कि जो नकली नोट हैं, तो नकली नोट तो जो सरकार का डेटा था उसमें 0.002% था। आप 0.002% को आप जब ख़त्म करने के लिए आप सारा ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको ज़ुकाम हो गया तो आपने अपनी नाक काट ली। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो इसलिए और जो नकली नोट हैं वो तो एक स्टेट एजेंसी जब प्रिंट करती है ना, तो वो तो करती रहेगी। इसलिए 2000 के जो नए नोट आए 15 दिन के अंदर फेक करेंसी उसमें भी आने शुरू हो गई। तो इसलिए जो भी 3 ऑब्जेक्टिव थे नोटबंदी के, वो उसमें से कोई भी फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि पूरी धारणा ही गलत थी। सर, बस चलते चलते हमारे दर्शक मिडिल क्लास हैं, गरीब है, उनके लिए कुछ बात कहना चाहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था में वो लोग क्या करें? काम आदमी, खबर मिलती नहीं है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान भी करें? देखिए, ये एक पॉलिटिकल सवाल है ना जी, कि समाज में बदलाव कैसे आए, समाज में लोगों को करना क्या चाहिए। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अपना विश्लेषण करके सही अपना आइडिया बनाएं, और वो जब मतलब सही आइडिया उनको लगेगा तो वो पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे। जब वो पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे तो उससे फिर चीज़ें बदलाव में आएंगी। तो जब तक ये गलत नीतियों में बदलाव नहीं आता है तब तक हमारी परेशानी बनी रहेगी। तो हम सब उसमें फंसे हुए हैं, हम एक ही नाव पे हैं, एक ही किश्ती में हैं। डूबेंगे तो सब डूब रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और ये सोचना कि तुरंत कुछ हमें बदलाव आ जाएगा, तुरंत हमारी परेशानी, वो होने वाला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म है। जिस तरह से लॉन्ग टर्म नीतियों के आधार पे हमने गलत रास्ता इख्तियार किया है, इसी रास्ते को बदलना, उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है गरीबों का, और हम एक दूसरे से सहानुभूति रखते हुए मिल के काम करें। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आज की क्या अर्थव्यवस्था चल रही है कोई नहीं बताएगा। तो इसी तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।